नमस्कार स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों। आज हम कोरोना महामारी से हम भारत के लोग कैसे जीत सकते हैं, परिस्थिति क्या है, इसकी चर्चा स्वदेशी वाणी में करने वाले हैं। इस समय पर हम सब जानते हैं कि देश एक बहुत ही विषम प्रकार की परिस्थिति में से निकल रहा है। टेलीविज़न उठाओ खोलो, अखबार उठाओ खोलो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी देखें सब तरफ कोरोना महामारी का बढ़ता ग्राफ, मृत्यु दर, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, इसी की चर्चा सब जगह हो रही है। यहाँ स्वदेशी कार्यालय पर भी लगातार फोन आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे कि भाई साहब बेड दिलवा दो, भाई साहब ऑक्सीजन का कुछ अरेंजमेंट करा दो, रेमडेसिविर दिलवा दो, कहीं ये कर दो, उसमें अस्पताल में जगह दिलवा दो। ऐसे ही सब जगह से समाचार आ रहे हैं। एक तो आज मुझे क्षेत्र संयोजक का फोन आया, अरे भाई साहब आपको क्या बताऊं, मेरे परिचित लोगों में 20-22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संपूर्ण जगह उसमें भारत में इस समय पर परेशानी है। हर कोई, जिनके परिवार में कुछ हो गया है, निकट के परिस्थिति के लोगों में लोग कुछ हो गया है, मित्र सगे संबंधियों में कुछ हो गया है, संगठन के लोगों में हो गया है, वो तो परेशान है ही हैं। बाकी लोग भी डर रहे हैं, कहीं हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा इस समय पर। देश का होगा क्या अगर ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल कम पड़ रहे हैं, बेड है नहीं और नंबर बढ़ता जा रहा है, अगले दिन क्या होने वाला है। संपूर्ण देश का प्रत्येक व्यक्ति इसके कारण से चिंतित है। तो अब हमारे को विश्लेषण करना होगा कि इसमें से कोई रास्ता है क्या, हमारे को कैसा सोचना चाहिए। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि टेलीविजन में और अखबार में और यहां तक कि फेसबुक, उसमें भी व्हाट्सएप वगैरह संदेशों में भी जो नकारात्मक खबरें हैं वो सबसे अधिक छाई रहती हैं। स्वाभाविक है, आप ऐसी जबरदस्त खबरें लाएंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे। दूसरे चैनल वाले को लगता है अगर मैंने केवल पॉजिटिव खबर रखी तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा ये भी सच है, हम केवल पॉजिटिव देखते रहें, वास्तु स्थिति का अगर अध्ययन ना करें तब भी नहीं। तो एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अध्ययन करना और समझना चाहिए। किसी डॉक्टर को भी अगर इलाज करना होता है मरीज का, तो सबसे पहले वो अच्छी तरह से डायग्नोज करता है, केवल मरीज की चीख चिल्लाहट पर नहीं जाता। तो हमारे को देखना होगा क्या परिस्थिति है। तो देखेंगे जो दूसरी ये वेव आई है कोरोना की, ये निश्चित रूप से पहली वेव से कई गुना अधिक खतरनाक है। आंकड़े तो स्पष्ट बता ही रहे हैं। पिछली बार में हम 98,000 से ऊपर हमारे देश में किसी एक दिन केस नहीं आए थे, और आज 3,14,000 तक केस आ गए हैं अपने देश में। किंतु ये दुनिया के सब देशों में हुआ है। दूसरी वेव सब देशों में पहली वेव से अधिक खतरनाक आई है। अमेरिका का ही उदाहरण लो। अमेरिका में पहली वेव में 1,10,000 से अधिक मरीज एक दिन में नहीं आए थे। दूसरी वेव में 3,07,000 तक आए। अब अमेरिका का साइज तो पॉपुलेशन का हमारे से 1/4 है। उनकी आबादी 34 करोड़, हमारी 138 करोड़। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अमेरिका के मुकाबले में भारत में दूसरी लहर में भी उनके मुकाबले में काफी कम है। और यही बात ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप के अन्य देशों के बारे में भी हम कह सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत अभी वैसी स्थिति में नहीं है, भगवान करेगा होगा भी नहीं। तो पहले तो इस बात को समझ ले। और फिर केवल उतना नहीं है, इस समय पर ऐसा लग रहा है कि अगले 8-10 दिन तक और ये नंबर बढ़ेगा, उसके बाद 5-7 दिन स्टेबल रहेगा और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था तो मुंबई के आंकड़े 8,000 के आसपास अब स्टेबल हो गया है, अब वहां बढ़ना रुक गया है। छत्तीसगढ़ में 15,000 के आसपास पिछले एक हफ्ते से रुक गया है। पंजाब में 4800-4900 यानी 5,000 के आसपास इस पर रुक गया है। यानी कुछ प्रांतों में अब ये रुकना, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा।
तो इस तरह से कुछ संकेत भी दिखने शुरू हो गए हैं। एक पॉजिटिविटी रेट का अध्ययन हुआ कि देश में 146 जिले केवल ऐसे हैं जहां का पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है। यानी अगर 100 टेस्ट किए तो 15 लोग पॉजिटिव निकलते हैं या ज्यादा निकलते हैं। 274 जिले ऐसे हैं जहां 5 से 15% के बीच में हैं और 308 जिले ऐसे हैं जहां 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। सामान्यतः महानगर, बड़े नगर और फिर नगर, इनमें ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ग्रामीण क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में उसी रेशो में, उसी मात्रा में इसका विस्तार कम है। यह समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे को भविष्य की एक दृष्टि मिलती है कि ये कितना और आगे जाएगा। जहां पर आगे जा रहा था वहां पर अब स्टेबल होना शुरू हो गया है। इसलिए ऐसा उम्मीद लग रही है कि सबसे अधिक खतरनाक ये अगला 1 महीने के लगभग होगा, जिसमें अब ये स्टेबल होकर उतराव पर आएगा स्वाभाविक रूप से। दूसरी बात है मृत्यु दर में। जो पहली वेव थी उसमें मृत्यु दर जो है 2.89% थी। यानी 100 लोगों के प्रति जो इफेक्टेड हुए उसमें से 2.89% लोग जो है वो काल कवलित हुए। किंतु इस समय पर मृत्यु दर 1.14 है। यानी फैलाव तो इसका अधिक है किंतु सेवेरिटी रेट यानी उसकी सघनता का वो कम है, मृत्यु दर कम है। ये भी एक इस बार संतोष का विषय है। और एक तीसरी बात वो है कोरोना वैक्सीन के बारे में। पिछली वेव के समय हम तो बिना हथियार के खड़े थे। इस बार कोरोना के मुकाबला करने के लिए भारत ने भी 2 अपनी वैक्सीन विकसित कर रखी हैं और दुनिया भर में तो वैक्सीन आ ही गई है। कोई कहे वैक्सीन का असर है क्या? हाँ, उसका आंकड़ा भी मेरे पास है। 13 करोड़ लोगों को कल तक वैक्सीन लग चुकी थी और 6 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है। यानी 2 डोज में होती है, आमतौर लग चुकी है। पहली डोज के बाद का जिन लोगों को हुआ कोरोना, यानी डोज ले ली तब भी कोरोना हुआ, ऐसे लोगों की संख्या मात्र 1.19% है पहली डोज के बाद। और दूसरी डोज के बाद तो 10,000 के बाद केवल 3 लोगों को हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। तो इसलिए 6 करोड़ लोगों को तो दूसरी डोज भी लग चुकी है, 13 करोड़ को पहली डोज लग गई है। और सरकार ने भी पहले तो सोचा हुआ था कि केवल हम अपनी 2 वैक्सीन चलाएंगे, किंतु अब दूसरे देशों की बाकी वैक्सीन को भी अनुमति दे दी है। स्पुतनिक को वैक्सीन दे दी है, रूस वाली को, अमेरिका की 3 वैक्सीन को अनुमति दी है, जॉनसन एंड जॉनसन को, मॉडर्ना को, फाइजर को, कोरियन को, जापानीज को 8 वैक्सीन को अनुमति दे दी है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, पहले तो हम सोच रहे थे अक्टूबर नवंबर तक हम अपने देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगा देंगे, किंतु अब हमारे को ये काम जुलाई तक ही करना है। इसलिए अपनी वैक्सीन तो हमारी बन ही रही है उतनी मात्रा में, बाकी भी हम अच्छी मात्रा में वैक्सीन बाहर से ला रहे हैं। और कुल मिलाकर सरकार ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि वैक्सीन का हथियार अब हमारे पास है, उसका अधिकतम उपयोग हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक इस समय पर बड़ी भारी वो चर्चा चल रही है ऑक्सीजन की कमी है। वास्तव में ऐसा लगता ही है, आंकड़े ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं है जितना कि उसका ठीक से वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। हुआ क्या है कि पिछले 10 दिन में आंकड़े इतनी तेजी से बढ़े और इस बार वेंटिलेटर की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीज ज्यादा हैं। वो इतनी मात्रा में बढ़े कि जब तक हमारे टैंकरों से जहां से आती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का सिस्टम चेन बनता, व्यवस्थित होता, तब तक हाहाकार मच गया। कहीं 8 घंटे की वैक्सीन रह गई, कहीं ऑक्सीजन रह गई, कहीं 6 घंटे की रह गई। लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार ने पूरी तेजी के साथ चीजों को संभाल लिया है और आगे भी संकट ना आए। मान लो 2-3 महीने बाद और मरीज बढ़ जाते हैं तो अभी 50,000 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का विदेशों से आयात का भी ऑर्डर दे दिया है, जो कि अगले 18-20 दिन में यहां पहुंच जाएगी। यानी इस समय पर जितनी ऑक्सीजन भारत में है उससे कम की आवश्यकता है, केवल वितरण, सप्लाई वगैरह का सिस्टम बन जाएगा और अगले 15-20 दिन के बाद भी अगर संख्या बढ़ती है तो उसका अरेंजमेंट भी कर लिया गया है। ये सारी चीजें इसलिए कि हमारे को ठीक चीजें समझनी चाहिए कि इस समय पर हो क्या रहा है, शोरगुल में केवल बड़े नहीं।
केंद्र सरकार ने 4 गुना बेड ये अपने अस्पतालों में तुरंत बढ़वा दिए हैं। रेलवे ने, डीआरडीओ ने अपने नए रेलवे बेड्स की स्थिति जो है तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार ने अभी पूरी तरह से कमर कस ली है। पहले 12-13 दिन पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी तेजी से शूट अप होंगे, लेकिन जैसा हुआ है उसके अनुसार अब सिस्टम को, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े सिस्टम में ऑर्डर पास करने, एग्जीक्यूशन होने में जरा 8-10 दिन 12 दिन लग जाते हैं, इसलिए हाहाकार मचा। लेकिन हमारे को समझना चाहिए कि वस्तु स्थिति कैसी है। एक बात रेमडेसिविर के बारे में है। हालांकि हुआ क्या है कि रेमडेसिविर के बारे में गलत धारणा चल गई है कि शायद जो भी ज्यादा बीमार हो रहा है उसको लगानी होती है। बार बार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर नवीन शाही, इवन डॉक्टर शेट्टी, इन सब लोगों ने टेलीविजन पर आकर बताया है कि रेमडेसिविर का इतना उपयोग नहीं है और वो केवल बहुत क्रिटिकल पोजीशन में गए हुए, और वो भी डॉक्टर फैसला करें, घरों पर नहीं लगाएं, केवल अस्पताल में ही लगने लायक है। लेकिन लोगों को अब अफड़ा-दफड़ी में हो जाता है, इसलिए उसकी शॉर्टेज हो गई है। मैंने पता किया 38 लाख रेमडेसिविर प्रति मास बनकर आ रही थी, उसको कहा है तुरंत इसको बढ़ाकर और 74 लाख कर दीजिए। क्यों? अगर हमारे को कल को जरूरत पड़ेगी तब। और लोगों से अपील भी की जा रही है, और बल्कि उसके गलत इफेक्ट हो रहे हैं कि रेमडेसिविर दवाई को, जो हमारे घर में मरीज दाखिल नहीं हुआ, अब थोड़ा सांस की दिक्कत हुई तो रेमडेसिविर लगा दिया, तो वो उचित नहीं है। रेमडेसिविर की कमी नहीं है, जितनी आवश्यकता है भविष्य के लिए उस मात्रा में बढ़ाई गई है। उसका हम निर्यात करते थे, निर्यात एकदम रोक दिया गया है, तो हमारे को ये भी ध्यान रहना चाहिए। अभी तक भारत में 10%, 13 करोड़ से अधिक लोगों को डोज लग चुकी है वैक्सीन की, 10% से ऊपर लग चुकी है। जितनी फास्ट हमने तरीका बना लिया, ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर तक हम अपनी देश की एक बड़ी आबादी जब कहते हैं 70-75% इतने ही लोगों को जरूरत पड़ेगी, प्रतिशत लोगों को, और वो हम वैक्सीन लगा देंगे और भारत इस सारे में सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उस नाते से हमारे को चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। एक कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। जैसे ही ऑक्सीजन का विषय आया, हमारी इंडस्ट्री ने, सबसे पहले तो हमारे टाटा ही करते हैं हर बार, टाटा ने क्या किया, टाटा ने अपने स्टील प्लांट की जो ऑक्सीजन थी उसको तुरंत रोककर इधर डाइवर्ट किया सप्लाई को। और केवल टाटा ने नहीं किया, उसके अलावा सेल ने, आर्सलमित्तल ने, रिलायंस ने भी इससे निपटने में सहायता की है। 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की इमीडिएट सप्लाई इन लोगों ने बढ़ा दी है। इस तरफ टाटा ने तो विदेश से 24 स्पेशल कंटेनर, लिक्विड कंटेनर ये आयात किए हैं, ताकि इधर से उधर ऑक्सीजन जो है जल्दी से पहुंचाई जा सके। जहां रेलवे से नहीं पहुंच रही वहां इससे पहुंच जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि सरकार, इंडस्ट्री, संस्थाएं, ये सब लग गए हैं। जब समाज का राष्ट्र पुरुष जाग जाता है तो कैसी भी बड़ी कठिनाई और चुनौती आती है उसको निपटने में सक्षम हो जाते हैं, सफलता मिल ही जाती है। हमारे को यह समझना चाहिए। अपने संगठन भी इसमें लग गए हैं। यहां दिल्ली में अभी 150 अपने अखिल भारतीय अधिकारी और बाकी संघ परिवार के अधिकारियों की बैठक हुई बड़ी भारी। हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सारी चर्चा हुई है। इवन स्वदेशी जागरण मंच का जो कार्यालय का बाहरी हिस्सा है उसमें भी हम आइसोलेशन एंड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं। उसका सारा मुआयना हो गया, आज या कल में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। दिल्ली में ही 30 आइसोलेशन सेंटर अपने परिवार संगठन मिलकर और तुरंत खड़े कर रहे हैं। बाकी जगह भी हो रहा है। मैं भिवानी गया था, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं ने 100 लोगों को वैक्सीन अपने यहां लाकर अपने यहां से लगा दी, अपने विद्या मंदिर में कैंप लगा दिए। बाकी जगह पर बेड का क्या अंजाम हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, दवाई का क्या हो सकता है, हालांकि उसमें सफलता कम मिलती है क्योंकि इस समय पर बेड भर गए हैं, बाकी भर गए हैं। लेकिन अपने स्वदेशी जागरण मंच और बाकी विचार परिवार के संगठन इसमें पूरी तत्परता से जहां जहां जो संभव है उसको करने में जुट गए हैं। चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे शमशान घाट का मामला हो, चाहे लोगों को जो आइसोलेटेड लोग हैं, परिवार को कोरोना हो गया है, उन तक मदद पहुंचाने का विषय हो। अच्छी मात्रा में अपने लोग ये लग भी गए हैं, केवल दिल्ली में नहीं, जगह जगह से बाकी के समाचार भी आ रहे हैं और ये हमारे को करना भी है। अब ये बड़ी बात क्या है कि हमारे स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को आगे करना क्या,
देश भर के स्वदेशी के कार्यकर्ता इस समय पर अपने आप को कोरोना योद्धा की भूमिका में ले आए। सबसे पहली बात यह है, जो जहां है, जिम्मेवारी क्या है ये अलग विषय है, लेकिन मैं आज से कोरोना योद्धा हूं और देश समाज पर आए इस संकट में मैं एक योद्धा की भांति अग्रिम मोर्चे पर जाकर खड़ा होऊंगा। फ्रंट लाइन वर्कर इस नाते से अपनी भूमिका में हमारे को आना है। अब यह कि क्या क्या कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न होता है। तो सबसे पहली बात तो स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को, कोरोना योद्धाओं को क्या करनी है, स्वयं को, अपने और अपने परिवार को इस विषय में जागरूक करना है, सुरक्षित करना है। हम 2 मास्क लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं कि नहीं रखते, टाइम पर घर के बुजुर्ग ने डोज लगा ली है कि नहीं लगा ली, है ना। और बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव, क्या नाम है, इन लोगों के हम चैनल देखकर अपनी इम्यूनिटी रेज करना, योग प्राणायाम करना, सकारात्मक चिंतन करना हमारे परिवार में शुरू हुआ कि नहीं, यहां से हम शुरू करें ना। अगर यहां से हम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से पहली बात तो अपने परिवार से हम लोगों को इन मामले शुरू करना है। आयुर्वेदिक काढ़ा हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, दोबारा बीच में छूट गया होगा। तो इस नाते से हम लोग अपने परिवार में ये प्रक्रियाएं शुरू करें। साथ साथ नंबर 2 पर जो भी अपने अड़ोस पड़ोस हैं, बिल्कुल बहुत क्लोज के मित्र हैं, अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को फोन करें कि टेलीविजन पर देखकर उल्टी सीधी केवल चर्चाएं करना, नकारात्मक चर्चा नहीं करना। भाई काढ़ा पीना शुरू किया क्या, क्या नाम है, घर के अंदर प्राणायाम और योग शुरू किया क्या, अपनी जीवनी व्यवस्थित की क्या। हम अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने मित्र बंधुओं को, परिवारजनों को, संगठन के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने और उनको कहना सक्रिय होकर हमारे को काम करना है। केवल अपनी चिंता नहीं करनी, समाज की चिंता करनी स्वदेशी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक देशभक्त नागरिक का ये काम है। तो इस नाते उन सबको भी कोरोना वॉरियर के नाते से तैयार करना। तीसरी बात है, स्वदेशी जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिला केंद्र पर बैठकर, हर जिला केंद्र पर जो भी है हमारे पास 5, 10, 20, 50 कार्यकर्ता हैं, वो आपस में बैठकर और चर्चा करें अपने जिले की क्या क्या हम कर सकते हैं। हर एक जिले की परिस्थिति अलग अलग होती है ना भाई, कुछ जिलों में तो बहुत कम होगी आवश्यकता, कुछ जिलों में बहुत ज्यादा होगी। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पर रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कार्यकर्ता कितने हैं, परिवार संगठनों से तालमेल हमारा कैसा है, हम करके ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चिंता करें, इसकी चर्चा करें। अगर इकट्ठे बैठना संभव नहीं हो रहा तो तरंग बैठक पर आ जाए, जूम पर, डिजिटल, गूगल पर, जो भी हमारे तरीके हैं। लेकिन प्रतिदिन जिला केंद्र पर अपने 8, 10, 12 कार्यकर्ता आपस में चर्चा करना शुरू करें। प्रांतों की डिजिटल बैठकें होनी शुरू होनी चाहिए। तुरंत नीचे तक प्रत्येक कार्यकर्ता के पास मैसेज जाना चाहिए हमारा, हर एक जिले जिले के कार्यकर्ता मुझे सक्रिय होकर काम करना है, इस भूमिका में आ जाए, पॉजिटिव होकर काम करना है, इस भूमिका में आ जाए। फिर देखिए कई जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, हम उनमें जाके कुछ सहयोग कर सकते हैं क्या, अपना वैक्सीन सेंटर चला सकते हैं क्या। हमारे नजदीक का कोई मंदिर होगा, कोई संस्था होगी, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा होगा, वो कहेगा अच्छा मैं खर्चा कर देता हूं, आप हमारे मोहल्ले के सब लोगों को वैक्सीन लगवा दीजिए। हम बातचीत करके गवर्नमेंट के अस्पताल से, और अब तो प्राइवेट अस्पताल भी शुरू हो गए हैं, उनसे खरीद कर अथवा लाकर हम करें। मैंने पहले भिवानी का उदाहरण दिया ना, भिवानी में अपने कार्यकर्ताओं ने स्वयं किया, किंतु सरकार से एक नर्स और 10 वायल, जिसमें एक में 10 इंजेक्शन होते हैं, यानी 100 का इंतजाम कर लिया। अपने विद्या मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर 2 कमरों में बहुत अच्छे अरेंजमेंट किया, सब खुश भी हो गए। क्योंकि हॉस्पिटल जाकर टीके लगवाने से कई लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल गए तो कहीं हमारे को कोरोना ना हो जाए, इसलिए वहां पर अगर कर दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, तो ठीक हो गया। तो इस नाते से हम आइसोलेशन सेंटर जैसे यहां बनाया, तो कहीं ऐसा आवश्यकता है, आइसोलेशन सेंटर या वैक्सीन सेंटर कहीं चल रहा है, हम सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, हम अपना चला सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। विद्या भारती से मिलकर, सेवा भारती से मिलकर, संघ से मिलकर, सरकार से सहयोग करके, एक दूसरे को सहयोग करते हुए हमारे को ये करना। फिर अगर किसी परिवार में कोई बीमार हो गया है, इस बार थोड़ा सा मामला बदल है, खासकर शहरों में तो ये बड़ी दिक्कत है, परिवार का परिवार ही बीमार हो गया है, उनका भोजन बनाने वाला ही कोई नहीं है, तो हम लोग ध्यान में आ गया, मेड वगैरह वैसे छोड़ गई है क्योंकि यहाँ कोरोना आ गया तो वो आ नहीं रहे,
पड़ोसी वड़ोसी भी डरते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, हमारे को मालूम पड़ा तो तुरंत वहां पर भोजन पैकेट हम वहां पहुंचा सकते हैं क्या। लॉकडाउन लग रहे हैं तो बहुत से लोगों को पहले की तरह अपनी परेशानी हो गई, मजदूर बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, वहां कच्चा अनाज पहुंचा सकते हैं क्या। कुछ लोग कहेंगे अरे उनको तो अभी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर समय जरूरत होती है। अपने हिसाब से ना सोचें, सेवा का पूर्ण मन में भाव लाकर और हम लोगों की सहायता में इस समय जुटें तो देखें क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ जगह पर तो शमशान की दिक्कत आ रही है। एक जगह का तो अनुभव ऐसा आया कि 4th फ्लोर से नीचे लाना था, केवल 3 लोग थे, चौथा आदमी नहीं मिल रहा था उनको। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। शमशान घाट के अंदर लोग जाकर खड़े नहीं होते, तो ठीक है हम अपना सुरक्षा कवच रखें, लेकिन शमशान में लकड़ी जुटाने का, बाकी सबका इस टाइप की आवश्यकता है। ऐसे छोटी बड़ी सब चीज़ों पर ध्यान करें। हर एक जिले में अलग अलग होगी ना, तो ये सारे कामों के बारे में हम ध्यान में करें और आपस में तालमेल बिठाकर क्या क्या कर सकते हैं इसको सोचें। फिर बड़ी मात्रा में इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। एक joinswadeshi.com अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हम सब जानते हैं, पिछले वर्ष से बना हुआ है। अपने 2 कार्यकर्ता देखते हैं, सोमनाथ जी तो उसके पूरा देखते ही हैं और साहिल जी भी उसको प्रतिदिन के उसमें करते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने यहाँ पर उसका प्रांत की हमारी उसकी वेबसाइट बनी हुई होगी, उसका उपयोग करें। कोरोना वॉरियर, डिजिटल कोरोना वॉरियर, उनकी कोई भर्ती का प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में बाहर के युवक और वो भी इच्छुक होते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे मामले में। तो उस समय पर ऐसे नए नए लोगों को भी जोड़ना अपने साथ और उनको भी काम देना, अच्छे पॉजिटिव समाचार का संकलन करने का काम उनको देना, अच्छे वीडियो निकाल कर डालना अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, जो बिल्कुल मानो जग्गी वासुदेव या बाबा रामदेव का बिल्कुल इन दिनों में आवश्यक चीज है, ऐसे पोर्शन अलग से निकाल के देना। जो अच्छी खबरें हुई हैं, मानो टाटा ने 24 कंटेनर मंगवाए, स्पेशली 1500 टन मीट्रिक टन ऑक्सीजन का है, ऐसे अच्छे समाचार भी समाज में डालना। सकारात्मकता, उत्साह, विश्वास, ये पैदा करने वाले मैसेज, वीडियो, समाचार, इनका जगह जगह से संकलन करना, वेरीफाई करना, कोई भी अतिरंजन नहीं होना चाहिए, और वो अपने इस न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में नीचे तक फैलाने का और प्रक्रियाएं करना। हमारे पास और भी सहयोगी संघ का प्रचार तंत्र है, अपने प्रचार तंत्र हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो ऐसे वीडियो, जो ऐसे मैसेज जो देशभक्ति का प्रसार करते हो, सेवा का प्रसार करते हो, स्वास्थ्य संबंधी का प्रसार करते हो, उनको भेजने और प्रक्रियाएं हम खड़ी करें, इसके बारे में ध्यान करें। लेकिन एक बात हम ध्यान कर लें, इस समय पर देश और समाज विकट परिस्थिति में है। स्वदेशी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस सारे विषय में, समाज की सेवा करने में, समाज में जागरूकता और विश्वास खड़ा करने में अपनी जान लड़ा देगा। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सकारात्मकता से, सेवा भाव से, साहस के साथ, सिनर्जी के साथ, सबको साथ लेकर सहयोग सबका करते हुए पूर्ण सेवा भाव मन में लाकर हम निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी से अपने देश और अपने समाज को निकाल ले जाएंगे। घबराना नहीं। चाणक्य का एक उदाहरण है। एक बार जब चाणक्य बैठे थे तो उनके गुप्तचर विभाग ने आकर सूचना दी, उनको जानकारी दी कि आज वो अमुक हमारा राजा हमारा साथ छोड़ गया है, अमुक जगह पर हमारे ही लोगों के खिलाफ विद्रोह हो गया है, अमुक जगह पर नंद राज्य ने और हमारे लोगों को भड़का दिया है। ऐसे उसने सारे नकारात्मक समाचार ला कर दिए। चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा, एक मेरा हृदय और एक मेरी बुद्धि जो संपूर्ण नंद राज्य को समाप्त करने में सक्षम है, वो मेरा साथ ना छोड़े, मैं संपूर्ण अपने लोगों को विजय दिलवाने में सक्षम हूं। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हम अपने अंदर निर्माण करें। और हमारे इसी समय आइए ना, देश और समाज में सब जगह पर आइए। द्वितीय विश्व युद्ध का एक उदाहरण है। इंग्लैंड और उस समय की मित्र सेनाएं एक तरफ थी, जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे। इंग्लैंड के ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट हो रही थी, पर्ल हार्बर पर बम्बार्डमेंट हो चुकी थी, इंग्लैंड जगह जगह हार रहा था, बड़ी बुरी स्थिति थी। तब चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया बीच युद्ध में,
चर्चिल प्रधानमंत्री बने और उन्होंने क्या भाषण दिया। ब्रिटेन की संसद के भी कुछ हिस्से बम्बार्डमेंट में गिर चुके थे, उसी संसद के अंदर गिरे हुए मलबे के ऊपर खड़े होकर चर्चिल ने प्रसिद्ध भाषण दिया और उन्होंने शब्द प्रयोग किया, वी आर सक्सेसफुली रिट्रीटिंग। दुनिया ने शब्द ही नहीं सुना था। रिट्रीट होता है पीछे हटना, पीछे हटने में सफलता कैसी, लेकिन चर्चिल ने कहा आई एम सक्सेसफुली रिट्रीटिंग, हम सफलतापूर्वक पीछे हट रहे हैं, हम अपने समुद्र में जहां सेनाएं थी वहां से पीछे हट रहे हैं, यानी हार रहे हैं, हम खेतों से हार रहे हैं, हम उन फ्रंट लाइन से हार रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम गलियों में लड़ेंगे, हम खेतों में लड़ेंगे, हम जहां हमारे उपनिवेश हैं वहां से लड़ेंगे, बट वी विल विन। और उसे वी का निशान देते हुए सारे देश को कहा बस आज के बाद यही बोलो वी विल विन, और ये वी का निशान तब से प्रचलित हो गया। तब से वी विल क्या नाम है सक्सेसफुल रिट्रीट, ये दुनिया ने नया शब्द हो लिया। चर्चिल का वो भाषण इतिहास का महत्वपूर्ण भाषण बन गया है और उसने संपूर्ण निराश इंग्लैंड को नई आशा दिला दी और अंततोगत्वा हारता हुआ इंग्लैंड उस युद्ध में विजयी हुआ अमेरिका और मित्र देशों के साथ। यानी सकारात्मकता और विजयी होने की इच्छा, विशेषकर नेतृत्व की, यह किसी भी देश और समाज को जीत दिलाने का अनिवार्य तत्व है। हमारे में भी है। संपूर्ण भारत का नेतृत्व बहुत श्रेष्ठ है, किसी भी परिस्थिति से निपटने में हम सक्षम हैं। अपने पास विचार परिवार के इतने पर्याप्त संगठन हैं, इतने समर्पित कार्यकर्ता दुनिया में किसी के पास नहीं जितने हमारे पास हैं। हम निश्चित रूप से अपने देश को इस कोरोना महामारी की इस उसमें विजयी प्राप्त कराएंगे। अपना वो विश्वास, आत्मविश्वास प्रबल रहना चाहिए। कैसा आत्मविश्वास? आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी। सारे नेता जेल में, संघ पर प्रतिबंध, 65,000 अपना संघ का स्वयंसेवक जेलों के अंदर, आशा की कोई किरण नहीं, सब तरफ कांग्रेस और इंदिरा गांधी का प्रचार था, हमारा नाम ले रहा कोई नहीं था। उस समय लोक संघर्ष समिति बनी हुई थी, उसके महासचिव रविंद्र वर्मा भी गिरफ्तार हो गए। तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को उसका जो है सचिव बनाया गया। दत्तोपंत जी ने कहा कि सब तरफ निराशा होगी लेकिन लोकतंत्र आएगा, इमरजेंसी हटेगी निश्चित रूप से, आज नहीं कल। और जो उन्होंने समय सीमा दी थी, उन्होंने तो खैर 24 महीने का कहा था, हमने देखा कि 19 महीने में ढील हो गई और 21 महीने में पूरी तरह से इमरजेंसी हट गई। क्यों? दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने उस समय पर निराशा में पड़े हुए संगठन और समाज को जबरदस्त संदेश दिया। बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन उस समय पर हमारी परंपरा कैसी है उसके स्मरण के लिए मैंने ये उदाहरण बताया। इस समय पर भी स्वदेशी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, उसके परिवार को, उसके मित्र बंधुओं को, बाकी लोगों को अपने आप को कोरोना योद्धा मानते हुए एक निश्चित रूप से विजय का विश्वास रखकर, सकारात्मकता मन में भरकर, सेवा भाव हृदय में डालकर एक बड़ी निर्णायक लड़ाई, विशेषकर मुझे लगता है लगभग 1 महीना अगला ये बहुत बड़ा काम करने का होगा। दिन रात हम काम करने में जुटे। निश्चित रूप से बाद में हमारे को लगेगा कि शायद इस जीवन के ये जो महीना 1.5 महीना मैंने जम के काम किया, इसने मेरी क्षमताओं को, मेरी प्रतिभाओं को, मेरे अंदर के सेवा भाव को भी जबरदस्त बढ़ा दिया। समाज का भी हम काम करेंगे, अपनी क्षमताओं को, अपने सेवा भाव को भी बढ़ाने में सफल होंगे। निश्चित रूप से स्वदेशी के इन विचारों को हमारे को संपूर्ण देश और दुनिया में फैलाना है। उसके लिए प्रत्येक स्वदेशी कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में जम के काम करे। इस तरह ही मैं प्रार्थना और निवेदन करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए, सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। स्वस्थ रखने और प्रसन्न रखने के लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे। इस निश्चय के साथ आज सब लोगों को स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।